नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से हैं। और इसी आशा के साथ आज हम लोग सामान्य विज्ञान में वनस्पति विज्ञान का एक टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन को पढ़ने से पहले हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे ये होगा कि जो कुछ मैं वीडियो या नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है। आप जानते हैं जितने भी जीव हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, वो सब के सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो सूक्ष्म जीव हों या बहुत बड़े जीव हों, चाहे वो जंतु हों या वनस्पति हैं। और इनको अपने कार्यों को जो दैनिक कार्य है या इनका जो जैविक कार्य है, जैसे कि श्वसन करना, प्रकाश संश्लेषण करना, वातपोत्सर्जन करना, या धरती से, जमीन से, मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना है, तो इन सभी को करने के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम इनको विशेष रूप से पौधों के बारे में बात कर रहे हैं, वनस्पति विज्ञान का टॉपिक है। तो इनको किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा इनको कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, भोज्य पदार्थों से मिलती है। और इनका जो भोज्य पदार्थ होता है वो कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित रहता है। जब इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन्स है, इनका क्या होता है? जारण होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने से क्या होता है? उनको ऊर्जा मिलती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब ये जो इनका जारण होता है किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन को कहाँ से मिलता है? सांस लेने से मिलता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेने से मिलता है। और किसके माध्यम से लेंगे? श्वसन क्रिया के माध्यम से लेंगे। यानी कि श्वसन क्रिया के माध्यम से लेंगे ऑक्सीजन को, और जो ग्लूकोज है, जो इनका भोज्य पदार्थ है, जो इनका कार्बोहाइड्रेट है, उसका क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये पौधे श्वसन करते हैं। जी हाँ, श्वसन करते हैं, हमेशा करते हैं। जो जीवित कोशिकाएं हैं वो रात दिन, सुबह शाम दोपहर, मतलब कंटिन्यू 24 घंटा श्वसन करते हैं, जिस प्रकार की आप करते हैं। अगर श्वसन नहीं करेंगे तो इनको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। चलिए इसको हम एक समीकरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ये है इनका कार्बोहाइड्रेट, यानी कि भोज्य पदार्थ, जिसको कहते हैं शर्करा अथवा ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन कैसे मिला? श्वसन के माध्यम से मिला। कहाँ से मिला? वायुमंडल से मिलता है। और ये क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और साथ में क्या बनाते हैं? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। कुछ लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया और श्वसन क्रिया में थोड़ा डिफरेंस नहीं समझ पाए हैं। कभी कभी गलतियां कर देते हैं। बताना होता है उनको प्रकाश संश्लेषण तो बता देंगे श्वसन, बताना होता है श्वसन तो उनको समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। हम दोनों में आपको अंतर बता दें। जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया से इनको ऊर्जा मिलती है। प्रकाश संश्लेषण से ये अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। श्वसन क्रिया जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उसमें निरंतर होता रहता है, वो दिन हो या रात हो। ऐसा नहीं है कि दिन में श्वसन क्रिया होगा, रात में नहीं होगा। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो हमेशा दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है। सूर्य के प्रकाश में ये पृथ्वी से, यानी कि धरती से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
जो कोशिकाएं हैं, हरित कोशिकाएं हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन श्वसन क्रिया में क्या होता है, बनता नहीं है, उसमें जो भोज्य पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, उसका जारण होता है। और जारण होने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कहने का मतलब चाहे जो जीव हो, वनस्पतियों की बात मैं कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं, हमारी तरह वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं सांस के माध्यम से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। श्वसन क्रिया रात दिन दोनों होता है, लेकिन दिन के समय जब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो उस समय श्वसन क्रिया के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग में ले लेते हैं। लेकिन इतना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है कि श्वसन के द्वारा बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में हो सके, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो वो कहाँ से लेते हैं, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब जो ऑक्सीजन निकलती है उसका कुछ तो भाग श्वसन क्रिया में ले लिया जाता है, शेष भाग वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इसीलिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे होना आवश्यक है। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको बता दें। क्वेश्चन पूछा है गया है कि रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। इसका मुख्य कारण यही है कि रात के समय जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन करते रहते हैं। श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इससे ये होता है कि आप भी पेड़ के नीचे सो रहे हैं, आप भी श्वसन क्रिया कर रहे हैं, और श्वसन क्रिया करते समय आप भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका मतलब जहाँ आप सो रहे हैं वहाँ पर आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो सकती है, यानी कि आपको दिक्कत हो सकती है श्वसन में। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे आपको रात में नहीं सोना चाहिए। दिन में आप सो सकते हैं, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होता रहता है और साथ साथ में श्वसन भी होता रहता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में श्वसन से जितनी ऑक्सीजन ली जाती है उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण में बना देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहती है और हमारे शरीर को, यानी कि जो लोग वहाँ पे हैं, चाहे सोए चाहे जगें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहती है। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आप गांव में रहे होंगे तो आप देखे होंगे जो लोग गांव से बाहर, मतलब बाग में अगर रात में आप प्रवेश करते हैं ठंडी के महीने में, तो आप देखेंगे ठंडी के महीने में जब आप बाग में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा गर्म रहेगा अपेक्षाकृत बाहर से। कारण है कि पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे और बाहर से ऑक्सीजन को लेते रहते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू छोड़ रहे हैं वो लोग रात के समय श्वसन करने के बाद, क्योंकि बाग है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो वहाँ का इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। आप जानते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को अवशोषित करता है और वहाँ का जो वातावरण होता है उसको गर्म कर देता है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये श्वसन क्रिया करते हैं। ये रात में भी करते हैं और दिन में भी करते रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि श्वसन क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। जो श्वसन क्रिया है ये 2 प्रकार का होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन ये 2 प्रकार का होता है। एक को कहा गया है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। दूसरे कहा जाता है अनाक्सी श्वसन। ठीक है। ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अनाक्सी श्वसन को क्या कहा जाता है,
एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। ऑक्सीजन किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन ऐसे जीव मतलब जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उनको ऑक्सीजन कहा जाता है, और ऐसे जीव जो ऑक्सीजन करते हैं उन्हें ऑक्सीजीव कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? ऑक्सीजीव कहा जाता है। ऑक्सीजीव कहा जाता है। इसको एरोब्स कहते हैं, एरोब्स कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, अनाक्सीय श्वसन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, और ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं उन्हें कहा जाता है अनाक्सीय जीव। क्या बोलते हैं? अनाक्सीय जीव। यहां तक बात आपके समझ में आ गया? मतलब इसको एनएरोब्स कहा जाता है, एनएरोब्स बोला जाता है। ठीक है। अब ऑक्सीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीय श्वसन फिर बताए ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। इसमें जो भोज्य पदार्थ होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आई बात? इसमें इसको एक समीकरण के माध्यम से देखिए। इसमें जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इसको एक समीकरण के माध्यम से देख सकते हैं, C6H12O6। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ठीक है। इसका ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बनता है क्या? इसमें 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी निकलती है। और जो अनाक्सीय श्वसन होता है, माने कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसमें जो ग्लूकोज का जारण होता है C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन होता नहीं है, माना बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ये। तो इसमें बनता है एथिल एल्कोहल C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ऊर्जा निकलती है लेकिन बहुत कम निकलती है। 28 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें से निकलती है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऊर्जा इसमें भी निकल रही है, ऊर्जा इसमें भी निकल रही है, लेकिन इसमें बहुत कम ऊर्जा निकलती है। 28 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, लेकिन इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। इसमें जो ये 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा क्या होता है? एडीपी द्वारा, माने एडिनोसिन डाइफास्फेट के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और बना लेता है फिर एटीपी, माने एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। कहने का मतलब एडीपी इन सभी ऊर्जा को अवशोषित करके एटीपी का निर्माण कर लेता है, और ये एटीपी का जब कभी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसका क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है, जलीय अपघटन होके ये ऊर्जा मुक्त होती है, और जो जीव है उनको अपने कार्य को करने में ये ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। और आपको अध्ययन की दृष्टि देखेंगे, जो ऑक्सीय श्वसन है ये दो भागों में बांटा गया है। एक को ग्लाइकोलाइसिस कहा गया है, दूसरे को क्रेब्स चक्र कहा गया है। एक को क्या कहा गया है? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। दूसरा है क्रेब्स चक्र। यहां पर आप देखिए, इसमें क्या बनता है? अनाक्सीय श्वसन में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जारण होता है, बनता है एथिल एल्कोहल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और 28 किलो कैलोरी ऊर्जा। क्योंकि ये जो है अनाक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण इनका दहन होता है, अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए इसमें कम ऊर्जा निकलती है। इसके अलावा कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में ये ग्लूकोज के अलावा, जैसे ये यहाँ पे क्या बना है? एथिल अल्कोहल बना है, इसके अलावा साइट्रिक एसिड बन जाता है, ब्यूटेरिक एसिड, ये सारी चीज इसमें बन जाते हैं। और ये होता किसमें श्वसन? बता सकते हैं ऐसे बीज जो एकत्रित हुए हों
और अंकुरित हो रहे हों तो इसमें अनाक्षी श्वसन होता है। इसके अलावा जैसे फल है, फल में मान लीजिए सेब है तो कभी कभी फलों में भी अनाक्षी श्वसन होता है। इनके अलावा बैक्टीरिया है, फंजाई है, इसमें तो निरंतर अनाक्षी श्वसन होता ही रहता है। और आप जानते हैं कि जो अनाक्षी श्वसन है, अनाक्षी श्वसन का एक और नाम है अंतराणु। क्या नाम है इसका? अंतराणु श्वसन भी कहा जाता है। अंतराणु श्वसन भी कहा जाता है इसको, अंतराणु श्वसन भी कहा जाता है। किसको? अनाक्षी श्वसन को। अब आइए हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अनाक्षी श्वसन की जो क्रियाविधि है, यानी कि रिस्पिरेशन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन को देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान चीज़ है। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया भी काफ़ी जटिल होती है। इसमें जो ग्लूकोज होता है, ये देखिए C6H12O6, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक बंध द्वारा बंधा होता है। तो जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये बंध क्या होता है? टूटने लगता है। जो रासायनिक बंध है यानी कि ये टूटने लगता है तो इसमें से हाइड्रोजन निकलने लगती है। जब हाइड्रोजन इसमें से निकलने लगती है तो इसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलने लगता है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनने में। कहने का मतलब एटीपी को बनने में लगता है। इससे क्या होता है, इससे जब ये टूटता है कार्बोहाइड्रेट तो बनता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल का सूत्र है CH3COCOOH होता है। किसका निर्माण होता है? पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। कहने का मतलब आप एक चीज़ और इसमें देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक अम्ल जो बनता है, ये प्रक्रिया लगभग ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन दोनों में सेम एक ही तरह होता है। मतलब ऑक्सी श्वसन में देखेंगे वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक अम्ल बनेगा और अनाक्षी श्वसन में भी कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ हम लिख देते हैं पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ होता है। उसके बाद पायरुविक अम्ल का जीवन किस पे निर्भर करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति पर अथवा अनुपस्थिति पर। मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित है तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन उपस्थित है तो ऑक्सी श्वसन होगा, यानी कि यहाँ से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में एनर्जी भी निकलती है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब अनाक्षी श्वसन होगा, तब यहाँ पे बनेगा एथिल एल्कोहल और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में इसमें भी एनर्जी निकलती है लेकिन बहुत कम निकलती है। ऑक्सी श्वसन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें अभी आपको बताए हैं ऑक्सी श्वसन ये दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। क्या होता है? पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। ये सुविधा इस दो चरण में संपन्न होता है। ये पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस संपन्न कहाँ पे होता है? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस ये कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा को हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका द्रव्य। आपसे सबसे पहला मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो आपका जवाब रहेगा कि कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्मा में होता है। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है, ये कोशिकाओं में जो शोषण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का जारण होता है, ये उसकी पहला चरण है। ठीक है, पहले चरण क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है, क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल आप देखेंगे कितना पायरुविक अम्ल बनेगा? 2 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ये 6 परमाणु वाला एक यौगिक होता है और वहीं पर पायरुविक अम्ल 1 2 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है। इसमें 3 है, ये 6 है। इसका मतलब इसके एक अणु से, यानी कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। इसके साथ साथ और कुछ निकलता है। वो क्या निकलता है पता है?
4 एटीपी ऊर्जा भी निकलती है। थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं अब हम। क्या निकलती है? 4 एटीपी ऊर्जा निकल जाती है। लेकिन इसमें से 2 एटीपी ऊर्जा जो है फास्फोरिलीकरण में चला जाता है। किसमें? फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण में 2 एटीपी ऊर्जा क्या होता है, इसमें नष्ट हो जाता है या उसमें उपयोग हो जाता है। तो बचता कितना है? केवल 2 एटीपी ऊर्जा उसमें बचता है। मतलब 2 एटीपी अणु का इसमें खाली शुद्ध लाभ होता है। इसके अलावा 2 हाइड्रोजन आयन के 2 परमाणु ये भी निकलते हैं, और ये NAD अथवा NAR है अथवा NADP के साथ जुड़ जाता है। और ये सारी जो प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस की, वो एंजाइम और सह एंजाइम की मदद से होती है। किसकी मदद से? एंजाइम और सह एंजाइम की मदद से होती है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो है शुद्ध आपको 2 एटीपी अणु मिला है, और ये जो Na है, ये जो है हाइड्रोजन आयन है, ये NAD के साथ क्या करता है? अपचयित होकर के NADH2 बना लेता है। क्या बनाता है? NADH2 का निर्माण कर लेता है। कितने अणु बनाता है? 2 अणु। एक अणु जब NADH2 का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ से भी ऊर्जा निकलती है। एक NADH2 के ऑक्सीकरण से 3 एटीपी अणु बनता है। कितना? 3 एटीपी अणु बनता है। तो कितना इसमें NADH2 है? 2 अणु है। 2 अणु से कितना बन जाता है? 6 एटीपी बन जाता है। और 2 पहले से बना रहता है, तो 6 2 कितना होता है? 8 एटीपी। कहने का मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कुल 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कितना? 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रेब्स चक्र के बारे में। क्या देखेंगे? क्रेब्स चक्र बहुत ही सिंपल है, और मुझे लगता है कि आप इसको बढ़िया से समझ जाएंगे और समझ भी गए होंगे। जो क्रेब्स चक्र होता है, आप इसके बारे में थोड़ा क्रेब्स के बारे में जान लीजिए। एक साइंटिस्ट है, अंग्रेज साइंटिस्ट, जिनका नाम है H.A. क्रेब्स नाम है। क्या नाम है? H.A. क्रेब्स। ये अंग्रेज जीव विज्ञानी और रासायनिक दोनों थे। इन्होंने 1937 से 1943 के बीच में जो इस चक्र का पता लगाया था, इसीलिए इनके नाम पर इनको क्रेब्स चक्र के नाम दिया गया। माने ये जो चक्र है इन्हीं के नाम पर है, क्रेब्स चक्र। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये जो क्रिया होती है क्रेब्स चक्र क्रिया, ये कहाँ पे होती है? ये कोशिका के अंदर जो माइटोकांड्रिया पाया जाता है इसमें होता है। कहाँ पे है? माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें आप जानते हैं कि ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। और इसमें क्या होता है? जो पायरुविक अम्ल है, इसका क्रमिक रूप से इनका ऑक्सीडेशन होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। यही चीज क्रेब्स चक्र में दर्शाया गया है। इसमें जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक एसिड, फैटी एसिड मतलब समझ रहे हैं ना, वसी अम्ल, फैट्स माने वसा, ठीक है, और एमिनो एसिड, इनका क्या होता है? इन सब का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और जल प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनके उपापचय के ये सामान्य पथ को क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करता है। आइए हम इसमें पायरुविक अम्ल के बारे में, या जो ये प्रक्रिया होती है, इसको हम समझने का थोड़ा और प्रयास करते हैं। इसमें कुछ स्टेप में होता है। जैसे जो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले, सबसे पहले क्या करता है? ये पायरुविक अम्ल से
पारिक अम्ल देख रहे हैं, CH3 COOH है, नहीं सॉरी COCOOH है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु और हाइड्रोजन आयन के दो परमाणु, हाइड्रोजन आयन के दो परमाणु इसमें से क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो शेष जो बचा अणु है वो कोएंजाइम ए से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाता है, जो शेष बचा अणु होता है। और बनाता क्या है? बना लेता है एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण कर लेता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑक्सीकृत डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। पहले स्टेप पे हमने क्या देखा? पहले स्टेप में हमने देखा कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड की एक अणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु विमोचित हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जो बचा हुआ अणु होता है वो कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके बना लेता है एसिटिल कोएंजाइम ए। और ये जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है ऑक्सीकृत डी कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। दूसरे में क्या होता है? दूसरी प्रक्रिया में जो आपका ये बना हुआ है एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए जो बना हुआ है इसका क्या होता है? ये एसिटिल कोएंजाइम ए ये कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले ऑक्जेलिक एसिड है, क्या है? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है, और जल के साथ रासायनिक क्रिया कर लेता है। कौन? एसिटिल कोएंजाइम ए कोशिका में उपस्थित होने वाले ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड और जल के साथ रासायनिक क्रिया करके बना लेता है साइट्रिक एसिड। क्या बना लेता है? साइट्रिक एसिड बना लेता है। समझ में आई बात? तीसरे नंबर पे क्या होता है? क्रेब्स चक्र में ही होता है। जो ये साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ये अनेक अभिक्रियाओं में इसका टूट फूट होता रहता है क्रेब्स चक्र के अंदर, और क्रम से अनेक प्रकार के मध्यवर्ती एसिड यानी मध्यवर्ती अम्लों का निर्माण करता रहता है। माने साइट्रिक एसिड बदल करके क्या बन जाता है? इसमें इसके अणुओं में टूट फूट होगा और बना लेगा ये ऑक्जेलिक सक्सेनिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा? ऑक्जेलिक सक्सेनिक एसिड का निर्माण कर लेगा, ऑक्जेलिक सक्सेनिक एसिड का निर्माण कर लेगा। और फिर जो ऑक्जेलिक सक्सेनिक एसिड है इसमें भी टूट फूट होता रहता है, क्योंकि ये कंटिन्यू रासायनिक क्रिया होता ही रहता है और इसमें भी टूट फूट होता रहता है। टूट फूट से क्या बनाता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड। नाम थोड़ा देखिए, नाम में थोड़ी गलती हो सकती है क्योंकि इंग्लिश शब्द यूज किया रहता है, इंग्लिश से ये हिंदी बनाया रहता है। हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के कारण थोड़ा आगे पीछे थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक होता रहता है। कहीं पे आप कुछ लिखा रहेगा, कहीं पे कुछ लिखा रहेगा। फिर जो ये अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड है इसमें भी टूट फूट होता है, ठीक है। ये भी जो बना हुआ, क्योंकि देखो मध्यवर्ती ये अम्ल बनते जा रहे हैं। तो इसके बाद बनता है सक्सिनिक एसिड। क्या बनता है? सक्सिनिक एसिड। और सक्सिनिक एसिड के बाद बनता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या बनता है? लिख देना यहाँ पे फ्यूमेरिक। कितना लिखेंगे? फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण होता है और अंत में मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो जो मैलिक एसिड होता है ये चौथे स्टेप पे पहुंचता है। चौथे स्टेप में क्या होता है? मैलिक एसिड चेंज हो जाता है और चेंज होके बन जाता है ऑक्जेलोग्लिसरिक एसिड। क्या बन जाता है? ऑक्जेलोग्लिसरिक एसिड बनता है। बहुत लंबा हो जा रहा है ये।
अब इसके आगे थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसमें देखिए अंत में क्या होता है, अभी हम आपको बता दिए। अंत में जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड किस में बदल जाता है, ऑक्जेलोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। ये ऑक्जेलोग्लिसरिक एसिड क्या होता है, फिर ये क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है और पायरुविक अम्ल के साथ अगला क्रेब्स चक्र चालू कर देता है। पहले क्रेब्स चक्र में आप देखे हैं एक पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणुओं का निर्माण होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ग्लूकोज से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं, 2 बनते हैं। और एक पायरुविक अम्ल से कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं, 3 बनते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं 2 पायरुविक अम्ल से कुल मिला के 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे। यानी कि ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो ये प्रक्रिया होती है क्रेब्स चक्र में, कुल इसमें कुछ और भी चीज़ बनती है जिससे कि ऊर्जा निकलती है। वो कौन कौन सी चीज़ है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें 3NADH2 होता है, ठीक है। और क्या होता है 3NADH2। इसके अलावा GTP होता है, GTP याद रखिएगा, एक बनता है। और एक ही क्या बनता है, FADH2 बनता है, FADH2 बनता है। समझ में आई बात। 3NADH2 एक क्रेब्स चक्र में, मतलब एक पायरुविक अम्ल का जो चक्र चलता है उसका, एक GTP बनता है और एक FADH2 बनता है। कहने का मतलब एक NADH2 से 3 ATP ऊर्जा निकलती है, आप पढ़े ही हैं अभी, 3 ATP, ठीक है। और एक GTC से केवल एक ATP बनता है। और एक FADH2 से कितना बनता है, इससे भी जो है 2 ATP बनता है अणु। तो कितना इसमें बना, 3 है, ये 3 NADH2 है। तो 3 से 1 से जब 3 बनता है तो 3 3 का 9 हो गया, यानी कि 9 ATP बना। और इसमें एक GTP से एक ATP निकला। और FADH2 के एक अणु से 2 ATP अणु बन रहा है। तो कितने अणु कुल बने, तो 9 1 10 2 12 ATP बना है। लेकिन एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब होता है तो 2 अणु पायरुविक अम्ल का बनता है। ये एक पायरुविक अम्ल से बना है तो दोनों, यानी कि एक अणु ग्लूकोज से कुल कितने ATP अणु बनते हैं, 24 बनते हैं। 24 ATP बनता है। कहाँ पर, क्रेब्स चक्र में। ये क्रेब्स चक्र का है साइकिल में। लेकिन आप देखे हैं ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में भी बना है कितना, 8 ATP, कितना 8 ATP अणुओं का निर्माण हुआ था। इसके अलावा भी एक स्थिति है जब पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड की एक अणु, जब क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले ही की बात मैं कर रहा हूं, जब पायरुविक अम्ल से एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं तो जो शेष बचा होता है वो किससे मिल जाता है, वो कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाता है। और जब ये जुड़ता है ना तो वहां पर भी कितना, 3, एक बार में 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो 2 बार में कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो वहां पर भी ये 6 ATP बनता है। तो कुल इसमें कितना बन जाएगा, ये 24 8 32 6 38 बनता है। यानी कि जब ऑक्सीशोषण होता है तो ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का यानी शर्करा का जब ऑक्सीकरण होता है तो टोटल 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।